नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरफेस यानी अंतरा पृष्ठ के बारे में। दोस्तों ये अंतरा पृष्ठ है क्या? दरअसल बड़ा सिंपल फंडामेंटल है अंतरा पृष्ठ, और हम लोग अधिशोषण संबंधित 2-3 वीडियो लेक्चर जान पाए हैं। दोस्तों अधिशोषण से संबंधित होता है अंतरा पृष्ठ। दरअसल जिस पदार्थ की सतह पर दोस्तों अधिशोषण की क्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं अंतरा पृष्ठ। यहाँ पर देखिए, अधिशोषक का वह पृष्ठ जिसमें अधिशोष संकेंद्रित होता है दोस्तों अंतरा पृष्ठ कहलाता है। आप जानते हैं अधिशोषण है क्या? किसी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थों के अणुओं का आकर्षित होना या एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। और जिस पदार्थ की सतह पर दोस्तों ये क्रिया होती है उसी को हम लोग अधिशोषक कहते हैं। और जो पदार्थ उस पदार्थ की सतह पर बैठता है उसे हम लोग अधिशोष या अधिशोषित पदार्थ कहते हैं। दोस्तों अंतरा पृष्ठ क्या है? इंटरफेस। यहाँ पर देखिए लिखता क्या है? अधिशोषक का वह पृष्ठ जिसमें अधिशोष संकेंद्रित होता है अंतरा पृष्ठ कहलाता है। राइट। फिर हमने क्या कहा दोस्तों? एड्जॉर्प्शन, अवशोषण। दोस्तों अवशोषण एड्जॉर्प्शन है क्या? किसी पदार्थ के अणुओं का किसी ठोस या द्रव के अंदर स्थूल समान रूप से वितरित हो जाता है, उसे अवशोषण कहते हैं। दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए? अवशोषण। इसे थोड़ा कट कर दीजिए, अवशोषण। दोस्तों जो अधिशोषण की क्रिया होती है वो पदार्थ की सतह पर होता है, लेकिन दोस्तों जो अवशोषण यानी एड्जॉर्प्शन की जो क्रिया होती है वो किसी पदार्थ के अंदर आसानी से क्या होते हैं? वितरित हो जाते हैं। जैसे आपके पास सूखा कोई पदार्थ होता है, अगर आप उसे पानी में डाल दीजिए तो धीरे धीरे दोस्तों जो पानी होता है, वाटर होता है, उस पदार्थ के बिल्कुल अंदर स्थूल तक पहुंच जाता है। तो यही है दोस्तों अवशोषण। अधिशोषण पदार्थ की सतह पर। यहाँ पर देखिए अवशोषण में क्या कहा गया? किसी पदार्थ के अणुओं का किसी ठोस या द्रव के अंदर स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, उसे हम लोग अवशोषण कहते हैं। राइट। उदाहरण में जैसे दोस्तों स्पंज है या फोम जल का अधिशोषण करता है अच्छा खासा। विशोषण, डिसॉर्प्शन। दोस्तों विशोषण क्या है? अधिशोष का अधिशोषक की सतह से अलग हो जाना ही विशोषण कहलाता है। ये देखिए दोस्तों बड़ा ही सिंपल लिखता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? अधिशोष का अधिशोषक की सतह से अलग हो जाना विशोषण कहलाता है। अच्छा आप दोस्तों ये बताइए, अगर हमारे पास चाक है, अगर हम बोर्ड में लिखेंगे चाक से तो होता क्या है? जब दोस्तों हम चौक से जब बोर्ड पर लिखते हैं तो चाक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? उस बोर्ड की सतह पर बैठ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जरा आप समझिएगा, लेकिन अगर हम उस बोर्ड को रफ कर दे दोस्तों, साफ कर दे, तो चाक बोर्ड से क्या हो गया? अलग हो गया। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक। अब दोस्तों यहां पर देखिए अधिधारण। अधिधारण, अधिधारण दोस्तों ये क्या है? धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण अधिधारण कहलाता है। दोस्तों अधिधारण जो होती है बड़ी सिंपल प्रक्रिया होती है। यदि धातु की सतह पर किसी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सतह पर बैठ जाते, चिपक जाते हैं, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अधिधारण। ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग अंतरा पृष्ठ के बारे में जान पाए, अवशोषण के बारे में जान पाए, विशोषण के बारे में जान पाए और अधिधारण के बारे में जान पाए। ठीक। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे शोषण यानी सॉर्प्शन। दोस्तों शोषण है क्या? जब अधिशोषण व अवशोषण दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो कुल मिलाकर शोषण कहलाता है। जरा समझिए, जब अधिशोषण व अवशोषण, दोस्तों अधिशोषण पृष्ठ से संबंधित होता है, अवशोषण उसके स्थूल भाग के अंदर तक चला जाता है। जब दोनों घटनाएं दोस्तों एक साथ होती हैं कुल मिलाकर शोषण कहलाता है। शोषण की प्रक्रिया दोस्तों इसको स्थूल भाग अंदर से लेकर बाहर तक होता है, क्योंकि दोस्तों जब कोई सतह पर प्रक्रिया होती है ना, जैसे बोर्ड की सतह पर जब चाक के मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं तो ये अधिशोषण है। लेकिन अगर चाक के मॉलिक्यूल बोर्ड के अंदर घुस जाए
तो अवशोषण हो गया। तो दोस्तों अधिशोषण अवशोषण अगर दोनों प्रक्रिया एक साथ हो तो शोषण कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल फंडामेंटल में लिखता है शोषण की क्रिया में पहले अधिशोषण होता है उसके बाद अवशोषण होगा। सही बात, पहले अधिशोषण होगा फिर अवशोषण होगा। भाई ये बताइए दोस्तों, जो शोषण की क्रिया होती है उसमें पहले कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी पदार्थ पहले उस पृष्ठ पर बैठेगा फिर उसके अंदर घुसेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई गद्दा हो दोस्तों, गद्दे पर जब आप वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो पहले उसका अधिशोषण होगा पृष्ठ पर, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, वो उसके अंदर तक जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा, उसके अंदर तक, स्थूल भाग के अंदर तक क्या होगा दोस्तों, पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है अवशोषण विशोषण का मतलब दोस्तों शोषण और अधिशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे जैसे एग्जाम्पल है सूती कपड़े का डाई करना और पीडी या चारकोल पर H2 गैस का शोषण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ा सिंपल फंडामेंटल बहुत ही अच्छी हेडिंग है शोषण से संबंधित, अधिशोषण संबंधित। धनात्मक अधिशोषण यानी पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। दोस्तों ये धनात्मक अधिशोषण है क्या? धनात्मक अधिशोषण हम लोग किसे कहते हैं? जब अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है उसे धनात्मक अधिशोषण कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों अधिशोषण आप जानते हैं किसी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के दूसरे अणुओं का एकत्रित होना, आकर्षित होना अधिशोषण कहते हैं। लेकिन दोस्तों धनात्मक अगर लग जाए तो अधिशोषण की जो क्रिया होती है वो बहुत तेज होती है। दोस्तों जब अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक अधिशोषण, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ऋणात्मक अधिशोषण में क्या कह रहा है, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। जब अधिशोषण कम मात्रा में होता है तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, जब अधिशोषण कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहा जाता है। दोस्तों जब अधिशोषण बहुत कम मात्रा में होता है तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऋणात्मक दोस्तों नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, जब अधिशोषण क्रिया कम होती है तो ऋणात्मक अधिशोषण, और जब दोस्तों अधिशोषण की क्रिया तीव्र होती है तो धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। इट्स ऑलराइट। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग जानेंगे अधिशोषण की एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। दोस्तों ये अधिशोषण की एंथैल्पी है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। अधिशोषण साम्य पर, भाई अधिशोषण की जो क्रिया होती है वो अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों की प्रक्रिया क्या होती है, समान होती है। समान प्रेशर समान दाब लगेगा तभी दोस्तों चाक के मॉलिक्यूल होते हैं, जो अधिशोष्य के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो बोर्ड की सतह पर चिपकेंगे। ठीक, तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अधिशोषण साम्य पर एक मोल अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर, अधिशोषण साम्य पर एक मोल अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर जितनी उष्मा मुक्त होती है उसे अधिशोषण का एंथैल्पी कहते हैं। भाई एक मोल अधिशोष्य का अधिशोषित होने पर, यानी एक मोल जो अधिशोष्य पदार्थ होता है दोस्तों, अगर अधिशोषित पृष्ठ पर जाके बैठ जाए, अधिशोषित हो जाए, तब जितनी उष्मा निकलेगी उसी को हम लोग अधिशोषण एंथैल्पी कहते हैं। आप ये बताइए अगर हम इस पेन से, जो हमारे पास आप देख पा रहे पेन है, अगर इससे हम लिखेंगे कहीं, जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन खींच दिया, तो दोस्तों एक मोल अगर ये कलर का एक मोल अगर इसकी सतह पर बैठ जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा, इसी को हम लोग अधिशोषण एंथैल्पी कहेंगे। भाई ये बताइए ये जो हमने ऐसे लाइन खींच दिया, ये कलर और ये जो सादे कागज के मध्य कुछ न कुछ बांड बन रहा है, बांड बन रहा है नहीं, तो ये बांड जो बनने में कुछ न कुछ एनर्जी क्या होगी, लूज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो यही दोस्तों जो एनर्जी होती है इसे अधिशोषण एंथैल्पी एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आई? अब दोस्तों हम लोग जानेंगे सक्रिय केंद्र के बारे में, एक्टिव सेंटर के बारे में। व्हाट इज एक्टिव सेंटर, क्या है सक्रिय केंद्र? दरअसल अधिशोषक की सतह पर उपस्थित खुरदुरापन, कोने, दरारें, उभार आदि सक्रिय केंद्र कहलाते हैं।
क्योंकि इन स्थानों पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक होती है। अच्छा, अगर दोस्तों आप चाक से लिखिए तो एक आप प्लाई लीजिए और सपोज मानिए हमारे पास एक बोर्ड है और हमारे पास चाक है और चाक से हम इस सादे कागज पर भी लिखते हैं, बोर्ड पर भी लिखते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों अधिशोषण कहाँ पर होगा? बोर्ड पर होगा, क्योंकि बोर्ड पर जो दोस्तों खुरदुरा है, खुरदुरापन है, दरार है, उभार है, ये ज़्यादा है। बट इसके पृष्ठ की तुलना में, इस कागज की तुलना में, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे स्थानों पर दोस्तों जो अधिशोषण की क्रिया होती है बहुत अधिक होती है और ऐसे स्थानों को हम लोग एक्टिव सेंटर, सक्रिय केंद्र कहते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।